एक समय की बात है कि एक आदमी था जो तार से बने छोटे छोटे रेड ट्रेप्स बेचता था। वह गांव गांव जगह जगह घूमकर इन्हें बेचता था। वह इन रेड ट्रेप्स को स्वयं बनाता था और इसके लिए जो सामान चाहिए होता था वह दुकानों से और बड़े बड़े खेतों से मांग कर प्राप्त कर लेता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो व्यापार था वो अधिक प्रॉफिटेबल नहीं था। उसकी कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए उसे बेगिंग करनी पड़ती थी या छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी। फिर भी उसके हालात बहुत खराब थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके गाल धसे हुए थे। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती थी। मतलब कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसे वेगाबोंड का जीवन कितना दुखी और मोनोटोनस होता होगा। वह सड़कों पर धीरे धीरे चलता रहता था। चलते समय वह अपने ही विचारों में खोया रहता था। एक दिन उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो उसे बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। वह स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसके मन में यह विचार आया कि यह दुनिया एक विशाल रेड ट्रैप की तरह है। उसे लगा कि दुनिया का उद्देश्य केवल लोगों के लिए बाइट्स अर्थात लालच के चारा बिछाने की जैसे है। दुनिया लोगों को धन, सुख, रहने की जगह, भोजन, गर्मी, कपड़े, मतलब ये जैसी सुविधाएं है ना, ये सारी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जैसे रेड ट्रैप चूहों को चीज मतलब पनीर और पोर्क सुअर का मांस होता है, पोर्क का लालच देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस लालच में फंस जाता है, दुनिया उसे अपने जाल में कैद कर लेती है। फिर उसका जीवन संकटों और दुखों में घिर जाता है। दुनिया ने उसके साथ कभी भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे एक असामान्य आनंद मिलता था। धीरे धीरे यह उसका प्रिय शौक बन गया। अब वह उन लोगों के बारे में सोचता था जो लालच के जाल में फंस चुके थे और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी भी लालच के आसपास घूम रहे थे। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर चल रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना झोपड़ी नुमा घर दिखाई दिया। उसने आश्रय मांगने के लिए उस दरवाजे को खटखटाया। उसे मना नहीं किया गया। उस घर का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी ना पत्नी थी और ना कोई संतान। वह अकेला था, इसलिए बातचीत के लिए किसी को पाकर वह खुश हो गया। उसने तुरंत दलिया गर्म किया, मतलब उसके लिए खाना परोसा और इस प्रकार उसने अतिथि को भोजन कराया। फिर उसने अपने तंबाकू के रोल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा। वह तंबाकू मेहमान और स्वयं दोनों के लिए पर्याप्त था। फिर उसने ताश के पत्ते निकाले और सोने तक अतिथि के साथ में उन्होंने मजोलिस गेम खेला। अब क्रॉफ्टर के कॉन्फिडेंस की बात यहां पे की जाएगी। क्रॉफ्टर मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, केवल भोजन और तंबाकू में ही नहीं बल्कि अपनी बातों को साझा करने में भी बहुत उदार था। उसने तुरंत बताया कि उसने अपने अच्छे दिनों में वह एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर का मतलब हो गया किराए पर खेती करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। और वो राम सजो आयरन वर्क्स एक मील का नाम है, वहां पर वो खेती किया करता था। अब वह वृद्ध हो चुका था और मजदूरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी गाय ही एकमात्र उस जीवन का सहारा थी। वह अपनी गाय की बहुत प्रशंसा करता है और कहता है कि वह गाय असाधारण है। वह गाय प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध देती थी। पिछले महीने उसे दूध बेचने के बदले 30 क्रोनर मिले। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, 30 क्रोनर। शायद अतिथि को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए बूढ़ा आदमी खिड़की के पास गया। उसने 3 मुड़े हुए 10-10 के क्रोनर के 3 नोट निकाले। उसने वे नोट अतिथि को दिखाए। इसके बाद उसने पैसे फिर से थैली मतलब पाउच में रख दिए। अगले दिन सुबह दोनों व्यक्ति अच्छे मूड में उठे। क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने में जल्दी उठ गया और रेड ट्रैप बेचने वाले ने सोचा कि जब मालिक ही उठ गया है तो उसे भी बिस्तर से उठ जाना चाहिए। दोनों एक ही समय पर झोपड़ी से बाहर निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। रेड ट्रैप बेचने वाले ने धन्यवाद कहा और अलविदा कहा। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद रेड ट्रैप बेचने वाला फिर उसी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। हालांकि उसने दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह खिड़की के पास गया और खिड़की का एक शीशा तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ अंदर डाला और वो 30 क्रोनर वाला जो थैला था उसको बाहर निकाला। उसमें से उसने नोट बाहर निकाले और वो थैला ऐसा कैसा वापस खुट्टी के ऊपर टांग दिया। फिर इसके बाद में वह वहां से चला गया। यहां लेखक दिखाता है कि गरीबी और लालच के कारण पेडलर ईमानदारी का रास्ता छोड़ देता है और चोरी कर बैठता है। जेब में पैसे लेकर चलते हुए उसे अपनी चालाकी पर बहुत ही घमंड महसूस हुआ, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। उसे पता था कि वह पब्लिक हाईवे पर नहीं चल सकता, इसलिए उसने रास्ता बदलकर जंगल की ओर जाने का फैसला किया। शुरुआत के कुछ घंटों तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ स्थिति खराब होने लगी। वह एक बहुत बड़े और उलझन भरे जंगल में पहुंच गया था। उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन जंगल के रास्ते इतने घुमावदार थे कि वह बार बार मुड़ जाता था और उसी स्थान पर लगातार आता रहता था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह बार बार जंगल के उसी हिस्से में चक्कर लगा रहा है। अचानक उसे अपने पुराने विचार याद आ गए जो वह दुनिया और रेड ट्रैप के बारे में सोचता था। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी बारी आ चुकी है। वह भी एक चारे मतलब बाइट के लालच में आ गया था और उसी जंगल में फंस गया था। पैसों के लालच ने उसे चोरी करने के लिए उकसाया। पूरा जंगल अपने पेड़ों के तनों और शाखाओं सहित, घनी झाड़ियों और गिरे हुए लकड़ों के सहित उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि कोई यह एक जेल हो जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता
जाता था। दिसंबर का अंतिम समय चल रहा था, सर्दियां अपने चरम पर थी, जंगल में अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था, चारों ओर घना अंधकार छा रहा था। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ गया था, इससे उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई थी। अंत में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। वह थक कर जमीन पर बैठ गया और वह अत्यधिक थक चुका था। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, उसे एक नियमित ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह आवाज किसी चीज की है। वह तुरंत उठ बैठा। उसने सोचा यह किसी लोहे के कारखाने से हथौड़ों की आवाज आ रही है। उसने सोचा कि आसपास में निश्चित रूप से लोग होंगे। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठी की और उठा और लड़खड़ाते हुए उसी आवाज की दिशा में चल पड़ा। अब वो राम सजो आयरन वर्क्स नामक फैक्ट्री के पास में जाता है। लेखक बताता है कि ये जो राम सजो आयरन वर्क्स है अब बंद हो चुका है, लेकिन कुछ समय पहले यह एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था, जहां पर मतलब उस जगह पर स्मेल्टर मतलब लोहे को पिघलाने की जगह हुआ करती थी, लोहे की चादरें बनाने वाली मशीन हुआ करती थी, लोहे को गर्म करने और उसमें आकार देने की कार्यशाला थी। ये सब चीजें वहां पर मौजूद थी और वहां मतलब गर्मियों में भारी सामान से भरी नावें और छोटी नावें नहर से गुजरती थी। यह नहर देश के अंदर स्थित एक बड़ी झील तक जाती थी। सर्दियों में कारखाने के आसपास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी। क्रिसमस से कुछ दिन पहले की एक लंबी और अंधेरी शाम थी। मुख्य लोहार जो मास्टर स्मिथ था और उसका सहायक जो उसका हेल्पर था, भट्टी के पास बैठे हुए थे। वे पिग आयरन का मतलब होता है ऐसा लोहा जो शुद्ध ना हो। वे पिग आयरन के गर्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे एनविल, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, ताकि वह उसे एनविल पर रखकर आकार दे सके। बार बार उनमें से कोई एक उठता, एक लंबी लोहे की छड़ से गर्म धातु को हिलाता और कुछ देर में वह पसीने में भीगा हुआ वापस लौट आता था। हालांकि उसने केवल एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूते पहन रखे होते थे। ये जितना भी अभी बताया ये उस जगह का वातावरण था। अब वहां पे आवाजें कैसी है उसकी बात करते हैं। कार्यशाला में हर समय तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। भट्टी में हवा फेंकने वाला बड़ा बिलो मतलब आवाज, वो मतलब पंखा, तो वो आवाज कर रहा था। जलता हुआ कोयला चटक रहा था। एक लड़का फावड़े से भट्टी के मुंह में कोयला डाल रहा था। इससे काफी शोर हो रहा था। बाहर झरना भी जोर जोर से बह रहा था। उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवा बारिश को छत पर जोर जोर से पटक रही थी। ये सारी की सारी आवाजें वहां सुनाई दे रही। शायद हो सकता है कि इसी शोर के कारण जो मुख्य लोहार था उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया है। एक आदमी फाटक खोलकर कार्यशाला में प्रवेश कर चुका था। लोहार को तब पता चला जब वह व्यक्ति भट्टी के बिल्कुल पास आकर पहुंच गया था। ये सारा वातावरण हुआ। उसके बाद में क्या होता है, जो पेडलर है वो पेडलर कैसे आया, क्या क्या उसने किया, उसके बारे में बात होगी। गरीब वेगाबॉन्ड का वहां आना कोई असामान्य बात नहीं थी। भट्टी की रोशनी उन्हें आकर्षित करती थी। वे अंदर आकर आग के सामने खुद को गर्म करते थे। लोहार ने उस अजनबी की ओर केवल एक साधारण और उदासीन नजर डाली। वह बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता था जैसे गरीब भिखारी लोग वहां आया करते थे। उसकी लंबी दाढ़ी थी, वह गंदा सा था, उसके फटे फटे से कपड़े थे और उसकी छाती पर रेड ट्रेप्स लटके हुए थे। उसने चूहेदानियां लटका रखी थी अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर लटका रखी थी। उसने वहां आकर रात में रुकने की अनुमति मांगी। मुख्य लोहार ने घमंड भरे अंदाज में अनुमति दे दी, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं बोला। रेड ट्रेप बेचने वाले ने भी कुछ नहीं कहा। वह केवल गर्म होने और सोने के लिए आया था। उस कारखाने का मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि बाजार में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला वह लोहा भेजे। उसी समय वो जो मालिक था वो निरीक्षण के लिए कार्यशाला में आया। सबसे पहले उसकी नजर उस गरीब पर पड़ी जो भट्टी के बहुत पास में बैठा हुआ था। उस बारिश के कारण उस गरीब के कपड़ों में से भाप निकल रही थी। आयरन मास्टर ने अचानक कहा, अरे ये तुम हो नील्स ओलोफ। नील्स ओलोफ उसका कोई फौजी दोस्त था, तो उसने उसको गलत समझकर बोला, अरे यह तुम हो नील्स ओलोफ, तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है। रेड टेप बेचने वाले ने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सोचा कि यदि यह अमीर व्यक्ति उसे अपना पुराना परिचित समझ रहा है तो शायद उसे कुछ पैसे दे दे, इसलिए उसने उसकी गलतफहमी दूर ही नहीं करी। आयरन मास्टर ने बोला, तुम्हें सेना की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी भाई। उसने फिर से कहा, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। लेकिन यह बात रेड टेप बेचने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चोरी की हुए 30 करोनर याद आ गए तुरंत। उसे लगा कि हवेली में जाना शेर की गुफा में स्वयं को प्रवेश करवाने जैसा होगा। यह केवल कार्यशाला में रात बिताना चाहता था और सुबह चुपचाप निकल जाना चाहता था। आयरन मास्टर ने सोचा कि वह अपने फटे पुराने कपड़ों के कारण शर्मिंदा है। उसने बताया कि उसकी पत्नी जो एलिजाबेथ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बेटे विदेश में रहने लगे हैं। घर में केवल एक बड़ी बेटी रहती है और वो दोनों सोच रहे थे कि क्रिसमस पर उनके साथ में कोई मेहमान ही नहीं है, इसलिए उसने फिर से उसे घर चलने के लिए जबरदस्ती की। उसे घर चलने के लिए फिर से उसको अच्छे से इन्वाइट किया। फिर हंसी मजाक में आयरन मास्टर ने कहा कि कैप्टन वॉन स्टेले आज रात यही रुकना पसंद करेंगे, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था।
कुछ देर बाद में उसने अपनी बड़ी बेटी को भेज दिया और उम्मीद करी थी कि उसे मनाने में वह सफल होगी। रेड टेप बेचने वाला फर्श पर लेटा हुआ था, उसने सिर के नीचे एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लगा रखा था और जैसे ही लड़की ने उसे देखा उसके पास गई और उसका टोपा हटा दिया। वो जो पेडलर था वो अचानक उछलकर खड़ा हो गया और बहुत डरा हुआ सा उसको महसूस हो रहा था। अब जो लड़की आई है जिसका नाम है एडला विल्मेंसन, उसके बारे में यहां पर बात होती है। एडला विल्मेंसन आकर उसको इनविटेशन देती है। तो समझते हैं, युवती आई थी, उसने अपना परिचय दिया और बोला मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। उसने बताया कि उसके पिता घर आकर कह रहे थे कि वह व्यक्ति आज रात फोर्ज मतलब लोहार के कार्यशाला में सोना चाहते हैं। एडला ने स्वयं अनुमति लेकर उससे अपने घर बुलाने का निर्णय किया। वह सहानुभूति के साथ में बोली, कैप्टन मुझे दुख है आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसने उसे दयालु और सहानुभूति दृष्टि से देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि वह आदमी बहुत डरा हुआ है। उसके मन में संदेह आया कि या तो उसने कुछ चुराया है या वह जेल से भागकर आया हुआ है। फिर भी उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह जब चाहे बिना किसी रोक टोक के जा सकेगा। उसने केवल क्रिसमस इवनिंग के साथ बिताने का अनुरोध किया। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि रेड टे बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया। वह आश्चर्य से बोला कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमीर लड़की स्वयं उससे बुलाने आएगी। उसने नौकर द्वारा दिया गया फर का एक कोट है, वो कोट पहन लिया। वह एडला के साथ गाड़ी तक गया। हवेली की ओर जाते समय उसके मन में बुरी आशंकाएं पैदा होने लगी। उसे चोरी किए गए 30 क्रोनर याद आने लगे। उसे लगा कि वह सचमुच दुनिया के रेड ट्रैप में फंस गया है। अगली सुबह आयरन मास्टर ने कहा कि सबसे पहले उसकी कमजोर हालत सुधारी जानी चाहिए, फिर उसे कोई सम्मानजनक काम दिलाया जाना चाहिए ताकि वह रेड ट्रैप बेचने और भटकने वाला जीवन छोड़ सके। एडला को अभी भी विश्वास नहीं था कि वह कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रहा होगा। आयरन मास्टर को विश्वास था कि साफ साफ कपड़े पहनने के बाद में उसकी असली व्यक्तित्व उसके सामने आ जाएगा। कुछ देर बाद वह आदमी जब साफ सुथरे कपड़ों में कमरे में आया, नौकर ने उसे नहलाया, बाल काटे, दाढ़ी बनाई और जब वह बिल्कुल सभ्य और सम्मानित व्यक्ति जैसा दिखाई दे रहा था तो आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। दिन के उजाले में वह समझ गया कि यह उसका कोई पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेले नहीं है। वह गुस्से में गरजते हुए बोला, यह सब क्या है? रेड ट्रैप बेचने वाले ने ईमानदारी से कहा कि उसने कभी खुद को कैप्टन नहीं बताया था। उसने कहा कि सबसे बुरा यही होगा कि वह अपने पुराने कपड़े पहनकर चला जाएगा। आयरन मास्टर ने माना कि यह पूरी तरह ईमानदार व्यवहार नहीं था। तब पेडलर ने अपना प्रसिद्ध विचार दोहराया, पूरी दुनिया एक बड़ा रेड ट्रैप है। दुनिया के सुख, धन और लालच उसी तरह है जैसे चूहे के लिए पनीर और मांस का चारा है। लालच में पड़ते ही मनुष्य जाल में फंस जाता है। यह सब बातें सुनकर आयरन मास्टर हंस पड़ा। उसने कहा कि क्रिसमस इवनिंग पर पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एडला ने कहा कि वह व्यक्ति आज उनके साथ ही रहे। वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह बाहर न जाए। एडला ने कहा कि यह आदमी पूरे साल भटकता रहता है। शायद पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह स्वागत के योग्य महसूस कर सके। वह चाहती थी कि कम से कम एक दिन वह शांति सम्मान के साथ में बिताए। आयरन मास्टर ने मजाक में कहा कि वह तो पादरी से भी अधिक उपदेश देती है। फिर भी उसने अंततः बेटी की बात मान ली, क्योंकि बेटी जिद पर अड़ी हुई थी कि ये जो रेड ट्रैप विक्रेता है ये यहीं पर रुके। रेड ट्रैप बेचने वाले ने भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप भोजन करने लगा। वह बार बार एडला की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि उसने उसके लिए ऐसा क्यों किया। क्रिसमस इवनिंग पर उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। वह लगातार सोता रहा। ऐसा लगता था जैसे वर्षों बाद उसे पहली बार सुरक्षित और शांत नींद मिल रही है। फिर एडला ने उसे बताया कि उसके जो कपड़े हैं उसने जो पहने हैं उसे क्रिसमस का गिफ्ट समझकर अपने पास ही रख ले। उसने यह भी कहा कि अगली क्रिसमस इवनिंग पर वह यहां स्वागत योग्य है। अगर तुम चाहो तो यहां आ सकते हो और अपना अच्छा क्रिसमस यहां पर मना सकते हो। अगली सुबह चर्च में एडला को पता चला कि एक बूढ़े किसान से रेड ट्रैप बेचने वाले ने चोरी की थी। आयरन मास्टर व्यंग्य करते हुए कहता है, मुझे तो बस यह चिंता है कि अब तक अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बचे होंगे, या पता नहीं वह चोर अब तक हमारे घर के कितने चांदी की चम्मच चुरा चुका होगा। गाड़ी अभी हवेली की सीढ़ियों के सामने पूरी तरह रुकी भी नहीं थी। तभी आयरन मास्टर ने नौकर से पूछ लिया कि वह व्यक्ति कहां है, वो अजनबी कहां है, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो व्यक्ति चोर है। उसने किसी बूढ़े किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। चर्च में उसे क्रॉफ्टर की चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिली थी। नौकर ने उत्तर दिया कि वह आदमी तो जा चुका है, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर गया। आयरन मास्टर और एडला को डर था कि वह घर में चांदी के बर्तन या कोई अन्य कीमती सामान चुरा कर ना ले जाए, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उल्टे में वह एक छोटा पैकेट छोड़ गया था। पैकेट में एक छोटा सा रेड ट्रैप था जिसके अंदर 30 क्रोनर रखे हुए थे। उसने एक पत्र भी लिखा और पत्र में एडला को सम्मान पूर्वक संबोधित किया, क्योंकि आपने पूरे दिन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मानो मैं सचमुच में कैप्टन हूं।
एडला जानती थी कि वह गरीब और भटका हुआ व्यक्ति है, फिर भी उसने उसके साथ में सम्मान और दया का व्यवहार किया था। वो आगे लेटर में लिखता है, इसलिए मैं भी बदले में आपके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन ही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के अवसर पर आपको एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। यहां पेडलर एडला से कह रहा है कि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है कि वह नहीं चाहता कि लोग यह कहे कि उसने एक चोर को अपने घर में जगह दी। इतने अच्छे व्यवहार के कारण एक ईमानदार इंसान बनने का फिर उसने निश्चय कर लिया। मित्रता और गहरे सम्मान के साथ उसने लिखा, यहाँ पेडलर एडला के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। कैप्टन वॉन स्टेले उसने बाद में लास्ट में लिखा है। अपने पत्र पर कैप्टन वॉन स्टेले के नाम से उसने हस्ताक्षर किए हैं। यह नाम उस सम्मान और नई पहचान का प्रतीक है जो एडला के व्यवहार से उसको मिला है। इस तरीके से ये पूरा लेसन खत्म होता है। कैसा लगा ये लेसन कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा। इसको फटाफट से स्पीड में करके भी देख सकते हैं।